हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़े दिनों में फर्स्ट वीडियो आने वाला है। सो योर वेट इज़ ओवर नाउ एंड हियर आई एम विथ माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री and we'll do it with fun. Okay, so let's start with chemical reactions and equations. Okay, now इस चैप्टर में ना 4 टॉपिक्स है। केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस है, उसको फिर बैलेंस करना है। फिर बैलेंस के बाद इम्प्लीकेशंस उसकी है, जो इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की वो हमें पढ़नी है। एंड देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप है वो भी हम लोग देखेंगे। सो हियर दे आर कॉम्बिनेशन। दो चीज़ जब कंबाइंड होती है और एक नया प्रोडक्ट बनाती है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में जब कोई चीज़ या फिर कोई एलिमेंट डिकम्पोज होता है तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड देन डिस्प्लेसमेंट, दोनों की जगह बदलती है, देन दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें 2 लोगों की जगह बदलती है। इसमें तो पूरा हेरा फेरी वाला गेम होता है। एंड देन ऑक्सीडेशन एंड देन रिडक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस। ओके, फिजिकल एंड केमिकल। ओके ना, आप लोगों को पढ़ना ऐसा है कि मैंने ना स्लाइड्स सिर्फ ऐसे पॉइंट वाइज ही बनाई है, तो आप लोगों को पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर सेंटेंस आप लोग को फॉर्म कर देना। लेकिन पॉइंट्स आप लोग को याद होने चाहिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल चेंज मतलब कि जो हम खुद से देख सके, दैट इज़ फॉर्म ऑफ मैटर इज़ अल्टर। फॉर्म ऑफ क्या अल्टर होता है? फॉर्म ऑफ मैटर इज़ अल्टर। फॉर्म यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस, वो चेंज हो सकता है, बट कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा फिजिकल में। अगर इसमें नाम ही उसका केमिकल है तो देयर विल बी अ केमिकल चेंज, और केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन केमिकल चेंज होगा। एंड देन सेकेंड, बट वन सब्सटेंस इज नॉट ट्रांसफर इन अनदर। कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र नहीं होता, कुछ अलग ही चीज़ बन के नहीं आती है फिजिकल में। केमिकल चीज़ में ऐसा है कि फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट कोई ना कोई एक ना एक तो बनता ही है। अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ तो H2 + O2 मतलब कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उसको फॉर्मेशन के बाद वाटर देते हैं, तो H2 और O2 दोनों आग लगाने का काम करते हैं। एंड आफ्टर दैट द प्रोडक्ट यू गेट, दैट इज़ वाटर, वो आग बुझाने का काम करता है। दैट इज़ कम्प्लीटली अ न्यू प्रोडक्ट। सो दैट इज़ अ केमिकल change. And then third point and the last one, generally reversible, that is physical equations are reversible. generally exceptions होते हैं लेकिन generally reversibles होती है। chemical change generally irreversible। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि फिजिकल अगर ओके, सो फिजिकल में जनरली आर रिवर्सिबल चेंज, मतलब कि आपने वाटर से आपने बॉईल करके स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, और स्टीम को वापस आप कंडेंस करके कूल करके वाटर बना सकते हो। सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज में कुछ भी, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, अब कैंडल बर्न हो, उस धुएं से आप दूसरी कैंडल नहीं ला सकते, तो दिस इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। देन मूविंग अहेड। ओके, बॉइलिंग वाटर, फिजिकल चेंज बिकॉज इट्स अ चेंज ऑफ स्टेट। बॉइलिंग वाटर एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेट चेंज होता है वाटर से, मतलब कि लिक्विड टू गैस, दैट इज़ द चेंज। नो, फिजिकल चेंज मीन्स लिक्विड टू गैस इट चेंज व्हेन वी बॉयल, मतलब हम जब बॉयल करेंगे तो वाटर टू स्टीम जाएगा, एंड अगर हम कूल करेंगे तो वापस वाटर हमें मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। अगर आपको कुछ समझ में ना आए ना तो फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल देख लिया करो, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। जनरली है डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड इन दिस केमिकल चेंज बिकॉज द रिएक्शंस इन स्टमक ब्रेक डाउन द मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एज यू ऑल नो कि हम जब खाना खाते हैं वो हम स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है हमारे स्टमक में, तो हम उन स्मॉलर पार्टिकल्स से फिर से खाना जो हमने खाया था वो नहीं आ सकता ना। मान लो आपने पिज़्ज़ा खाया, शुगर खाई, या फिर केक खाए, कोक पिया, या कुछ भी खाया, तो आपने खा लिया तो वो गया, फिर से वापस नहीं आ सकते अपना। सो या दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। नाउ फिजिकल चेंजेस, देयर आर सम अदर एग्जांपल में, कुछ अदर एग्जांपल्स है आप लोगों को लर्न करने के लिए। एंड हाँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सो देख लेना। क्रशिंग अ कैन, तो क्रशिंग अ कैन मतलब इसमें शेप चेंज हुआ है, कुछ और नया प्रोडक्ट नहीं, जैसे
मेल्टिंग ऑफ आइस ऑब्वियसली बात है, बॉईल करोगे, स्टीम करोगे, कुछ भी करोगे, रिवर्सिबल है, कुछ भी हो सकता है, वाटर भी बन सकता है, स्टीम भी बन सकती है। बॉइलिंग वाटर अभी देखा, मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, इवापोरेशन के साथ दोनों अलग हो सकते हैं, ब्रेकिंग ग्लास ऑब्वियसली, dissolving sugar in water. Now this is a very important example I need to tell you. Okay, काफ़ी लोगों को इसमें डाउट होगा कि डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर ये कैसे। इसमें क्या है, व्हेन यू डिजॉल्व मतलब जब भी आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, फिर उसमें से शुगर और वाटर कैसे ला सकते हैं, तो उसमें ना आपको प्रोसेसेस सारी याद करनी पड़ेगी जो आपने 9th में पढ़ी थी कि डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन को अगर आप इवापोरेट करेंगे, इवापोरेशन प्रोसेस से हम लोग सारा वाटर इवापोरेट करवा देंगे तो फिर बचेगा शुगर। एंड देन अगर वो इवापोरेशन के मतलब वाटर वेपर से हम कंडेंस करेंगे तो उसमें से हम वाटर भी ला सकते हैं वापस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यू नीड टू लर्न दिस। एंड देन श्रेडिंग पेपर, चॉपिंग वुड को कट किया है और कुछ नहीं किया, मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मेटल्स। अरे यार दिस इज़ फिजिकल ओनली, यू कैन सी इट कि ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर, आप ऐसे ही कंडक्ट कर सकते हो। देन सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस, आयरन रस्टिंग। ये पूरी एक इक्वेशन आती है आयरन रस्टिंग की, आप लोग 11th-12th में पढ़ोगे। आयरन रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड ऑब्वियसली बात इज़ अ केमिकल, मेटाबॉलिज्म जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, कुकिंग एन एग, एग को वापस नहीं आ सकता। देन बेकिंग अ केक, उसकी केक बन गई तो बन गई। रॉटिंग, बनाना, एंड दिस आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स। फायर वर्क्स, दिस आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स। नाउ कमिंग टू केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो इस दुनिया में ना कोई भी रिएक्शंस हो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हाफ पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। 1 or more substances or reactants react to form a new substances or products with entirely different properties। मतलब कि 1 और 2, 1 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, मतलब कि उसमें रिएक्ट करते हैं, अंडरगो केमिकल चेंज, मतलब कि जो सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंडरगो जाता है उसे हम रिएक्टेंट्स करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एंड द न्यू सब्सटेंस फ्रॉम इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्टेंट्स डिसअपियर विथ टाइम। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते रहेंगे तो ही न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो इन अदर वे वी कैन ऑल्सो से दैट रिएक्टेंट्स डिसअपियर विथ टाइम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट अपीयर्स, मतलब कि उसकी क्वांटिटी या फिर उसकी एटम्स या फिर उसका अमाउंट इंक्रीज होता है विथ टाइम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो दिस आर द केमिकल रिएक्शंस। मैंने अभी बताया कि 2 पार्ट होते हैं रिएक्शंस के, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। मतलब कि ए और बी ये अंडरगो, मतलब केमिकल चेंज के अंडरगो हो रहे हैं, तो दिस आर रिएक्टेंट्स एंड द न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंटली, कंप्लीटली डिफरेंट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ, ये एक्टिविटी दी है आप लोगों को, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिमेन इन एयर। ओके, सो कोई भी चीज़ हो अगर वो एयर में बर्न कर रही है, दैट मीन्स कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। ये बात आप लोग याद रख लो। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिमेन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ये क्या है कि आपने मैग्नीशियम रिबन को एयर के कैंडल के साथ एयर में बर्न किया, तो उससे ना एक मैग्नीशियम वॉच ग्लास, चाइना डिस्क या फिर वॉच ग्लास जो भी कह लो, उससे ना मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई एंड देन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ उसकी हमने ऑब्जर्वेशंस क्या है वो हमें बताना है। So observation that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. अब what do you mean by dazzling white flame? इसका मतलब है कि चमकता हुआ, जैसे स्पार्कलिंग लाइट। हाँ, dazzling white flame and changes into a white powder. बर्न ऐसे होती है लेकिन बाद में वाइट पाउडर बन जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। Now I wanted to tell you that केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। सी, इसमें मैंने लिखा है इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये वर्डिंग्स में है, तो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। एंड व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? दिस इज़ केमिकल इक्वेशन कि फॉर्मूला के साथ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड
मैग्नीशियम दी, ये ऑब्जर्वेशंस की इक्वेशन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दिस आर अंडरगोइंग द रिएक्शन एंड ये ख़त्म हो जा रहा है, आपको कभी भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं वापस, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया होगा तब। दिस इज आर रिएक्टेंट्स एंड दिस आर प्रोडक्ट। ना उसमें एक नोट है कि जनरली जो इक्वेशंस होती है उसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंस होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंस होते हैं और उसके राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जनरली बात है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इट, दैट इज़ बाय सीइंग द एरो हेड, दिस इज़ द हेड, तो एरो हेड जिस तरफ हो वो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रही है इक्वेशन, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट इज अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम इन अ केमिकल रिएक्शन, सो दिस फ्रॉम दिस टू दिस, दैट इज दिस as the product points towards the product and shows the direction of the reaction. This you need to learn or need to remember, this is a very important point. अगर आप लोगों को कोई इक्वेशन दे दी और उसमें आइडेंटिफाई करना हो कि रिएक्टेंस कौन से है, प्रोडक्ट कौन से है, लेकिन ऐसा ही दिया होगा, लेकिन एरो विल बी रिवर्स, so you will be confused and you will do wrong, so that's not fair. So check the arrowhead, okay, then you will give the answer. Now how we can say that chemical reaction has occurred or not, okay, so this is very important. मतलब अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, so let's suppose let's take an example of doctor. If a person is wearing apron and a stethoscope, सो यू कैन रिकॉग्नाइज वेरी इजीली कि ये डॉक्टर है, हाँ भाई ये डॉक्टर है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज पुलिस, अगर किसी को बोलने की ज़रूरत थोड़ी है कि मैं पुलिस हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वी कैन रिकॉग्नाइज देम बाय देयर यूनिफॉर्म ओनली, ओके, सो दैट। लेकिन केमिकल, जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो खुद नहीं बताएगी कि हाय मैं यहाँ पे हो रही हूँ, सो क्या ऐसी क्या बात है कि हमें पता चले कि यहाँ पे केमिकल, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जोल हुआ है। सो ओके, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नोटिस इस चेंज इन स्टेट, क्या वो फिजिकल चेंज, मतलब अभी हमने पढ़ा कि क्या वो स्टेट चेंज करता, क्या वो लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से गैस या कभी भी इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तो फिर वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगी। नाउ चेंज इन कलर, पिंक कलर से वाइट कलर से पिंक कलर, या फिर अभी हमने वो आगे ही पढ़ा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर वाइट था, सो देयर इज चेंज इन कलर, सो दैट वी कैन कन्फर्म दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर, ओके। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, बर्निंग होगी तो फिर गैस इवॉल्व होगी तो केमिकल रिएक्शन होगा, दैट इज़ द मेन पॉइंट। एंड देन चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी ना टेम्परेचर ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग किया हो प्रैक्टिकल या फिर करने वाले हो, तो आप ऑब्जर्व करना कि आप लोग क्या रिएक्शंस करवा रहे हो, फ्लास्क ना थोड़ी देर के बाद हीट अप होने लगता है, तो चेंज इन टेम्परेचर्स भी होता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती है। एंड देन दिस वन आई फेल्ट लाइक, सो आई एडेड इन दैट चेंज इन स्मेल, मतलब कि कुछ अलग सी स्मेल भी आती है कभी कभी, नॉट इन एवरी रिएक्शन, एंड ऑल्सो दिस ऑल पॉइंट्स आर नॉट कि सारे पॉइंट्स हो तो ही केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें से अगर 1 2 3 या फिर 4 5 सारे हो रहे तो कन्फर्म 100% कन्फर्म है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन इसमें से 1 2 3 भी हो रहे हैं या फिर 1 2 भी हो रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शंस हैव अकर, ओके। नाउ केमिकल इक्वेशन, मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल रिएक्शंस तो वो सारी जो वर्डिंग्स होती है उसमें सारा लिखा होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि उसको हमने फार्मूला के साथ लिखा होता है। फार्मूला मतलब केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, ओके। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने ऊपर पढ़ा था। इसको ना हमने केमिकल इक्वेशन मतलब कि वर्डिंग्स में, फार्मूलाज में कन्वर्ट कर दिया, तो Mg दैट इज़ द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इससे क्या हुआ कि हम लोग ने जल्दी पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि ये रिएक्शन है। अदरवाइज़ क्या होता, वर्डिंग्स में लिखा होता तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम थोड़ा, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ unbalanced equations are called skeletal equations. You can see this is also an unbalanced equation, okay. Now how you can see that this is unbalanced or balanced, okay, so check the atoms on both the sides, reactant side and the product side. Magnesium is 1, here also 1, oxygen here 2 and here 1, so this is not a balanced reaction, so we need to balance it,
लेट्स गो। ओके, सो मैंने बोला कि इसको बैलेंस करने की नीड है, लेकिन वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन? उसको करना क्या है, बैलेंस करके करेंगे क्या हम लोग, क्यों करना है, क्या करना है? वो इक्वेशन भी पूछ रही है तुम लोगों से कि मैं भी क्यों बैलेंस क्यों हूँ, मैं भी ऐसे ही कुछ तो नहीं करूँगी ना। सो देख रहे हो एटीट्यूड। सो क्यों करना पड़ता है? तो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने पढ़ा है कि मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, या कुछ भी हो, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो अगर यहाँ पे मीथेन है 16 ग्राम है, मीथेन का आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर एंड ऑल दैट, तो मीथेन का मास 16 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो दैट वाइज 32, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, देन 2 एटम्स है तो यहाँ पे 32 ग्राम हुआ। फिर अगर उसने रिएक्ट करके CO2 प्लस H2O हुआ, फॉर्म्ड हुआ, ओके, देन CO2 का मास हुआ 44 ग्राम, एंड देन किस 2 एटम्स है वाटर के भी, तो भी 2 × 18 करना पड़ेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड, एंड टोटल मास हुआ 80 ग्राम एंड 80 ग्राम। नाउ तो ये इक्वेशंस बैलेंस है इसी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2 ऐसा लिखते तो ये बैलेंस नहीं होती। तो 80 रिएक्टेंट मास भी 80 है, प्रोडक्ट मास भी 80 है, सो दिस इज द रिएक्ट। और वैसे भी अनबैलेंस या कोई भी ऐसी चीज़ वो इस दुनिया एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कि वो दिस अनबैलेंस इक्वेशंस आर आल्सो नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द एक्टिविटी 1.2। उसमें क्या है ना कि लेड नाइट्रेट हमने दिया है, टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क दोनों में किसी में भी दिया है, उसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जर्वेशंस क्या देखा वो हमें बताने। तो ऑब्जर्वेशंस में क्या देखोगे तुम लोग कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड एंड आयोडाइड इज फॉर्म। हमने लिया था हमें मिला क्या, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडीन, लेड और आयोडीन दोनों मिक्स हो गए, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस कुछ ना कुछ तो जूल हुआ है इस रिएक्शन में। सो दिस इज reaction is called as displacement reaction and a yellow precipitate, this is the observation, see here, so कि यहाँ पे yellow precipitate form हुआ है lead iodide का, this is lead iodide, okay, so this is the observation. Now coming to the next one, that is activity 1.3। यहाँ पे भी जिंक ग्रेन्यूल्स को कोनिकल टेस्ट ट्यूब में लिया या फिर कोनिकल फ्लास्क में लिया, उसमें हमने डाइल्यूट HCl और H2SO4 दोनों में से कोई भी ऐड करना है और ऑब्जर्वेशंस बताने। तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जर्वेशंस में रिएक्शन तो होने ही वाली है। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए थे हमने, अनसल्फ्यूरिक एसिड लिया था या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, तो फिर भी अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो जिंक सल्फेट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस होगी। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो ही डिस्प्लेसमेंट में जिंक सल्फाइड बनेगा, ओके। एंड नाउ इसमें ये भी पूछा है कि टेम्परेचर, इज देयर एनी टेम्परेचर चेंज, तो ये आप लैब में करोगे तो ही पता चलेगा कि टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉटर आफ्टर द रिएक्शन, मीन्स हीट इज इवॉल्व इन सराउंडिंग, मतलब कि हीट इज इवॉल्व इन सराउंडिंग, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम ना दुनिया में दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट लॉस एंड एंडोथर्मिक मीन्स हीट गेन। तो इसको ना ऐसे याद कर सकते हो कि एक्सोथर्मिक मतलब कि एक्सोथर्मिक मीन्स हीट लॉस, सो एक्सो में ओ आता है, लॉस में भी ओ आता है, सो यू कैन रिमेंबर बाय दिस ट्रिक कि ओ यानी कि हीट लॉस एंड थर्मिक यानी कि तुम लोग को पता है कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ आप लोग को हीट याद आ जाएगी, लेकिन एक्सो और एंडो का ध्यान रखना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3, ओके। जो हमने आगे एक्टिविटी पढ़ी उसकी वर्ड इक्वेशन ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। वर्ड इक्वेशन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये पढ़ा। द अबव वर्ड इक्वेशन, इसको हम ऐसे सिम्बॉलिक वे में कैसे लिखेंगे, तो Zn विच इज जिंक प्लस H2SO4, नाउ ओनली आई टोल्ड द सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन ZnSO4, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट।
Zn H2 and then H2SO4 से Zn SO4. This is a displacement reaction plus H2 फॉर्म हो गया. एंड नाउ एज द नंबर ऑफ एटम्स चेक कि ये बैलेंस है कि नहीं है. तो जिंक यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है. H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है. SO4 S यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है. SO4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4. सो all the things are equal. तो as the number of atoms on each element is the same on both sides, reactants में भी सेम है, प्रोडक्ट में भी सेम है, तो दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस इक्वेशन. ओके, सो हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन. हमें पता है भाई हम बैलेंस क्यों करते हैं रिएक्शन और क्यों करनी चाहिए एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो वी नो. सो करते कैसे हैं. सो वी विल स्टडी अबाउट दिस. इसमें ना तुम लोग स्टेप्स याद रखने हैं. स्टेप नंबर 1, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड कंपाउंड्स, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड इट. मतलब अपने बॉक्स ड्रॉ कर दिए, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है. एंड देन स्टेप 2, लिस्ट द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन. Then step number 3, start balancing with the compound which contains the highest number of atoms and then balance the other remaining elements one by one. Okay, so आप लोग करोगे क्या कि पहले जो एक रिएक्शन दी है आपको, तो उसको ना आप लोग को टच उसके अंदर नहीं जाना है. मतलब कि बॉक्सेस बना दो, ड्रॉ बॉक्सेस. फर्स्ट स्टेप इज़ ड्रॉ बॉक्सेस बना दिए, उसके अंदर नहीं जाना है. उसके बाहर जो चेंजेस करने हैं कर सकते हैं, उसके अंदर नहीं जाना है. देन लिस्ट द डिफरेंट एलिमेंट. मतलब फिर पता लगाओ कि है क्या. पहले तो है क्या, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, किसका हम लोगों को करना है, क्या हो रहा है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट यू नीड टू नो. एंड देन जिस कंपाउंड के सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उससे बैलेंसिंग करना स्टार्ट करो. क्यों? क्योंकि वो अगर संभल जाएगा ना तो बाकी तो आराम से संभल जाएंगे. ओके, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ बॉक्सेस, सेकेंड स्टेप list the elements, and then the third step start balancing with the compound having highest number of atoms. Okay, now step number 4, अगर एक बार उसको संभाल लिया, ज़्यादा बड़े वाले को संभाल लिया, फिर छोटे वाले को संभाल लो, जो भी बाकी हो उसको संभाल लो. फिर करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन चेक करो, काउंट कर लो दोनों साइड, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों के बराबर एटम्स हुए कि नहीं हुए. एंड देन फिजिकल स्टेट्स, गैस है, लिक्विड है, एक्वस है, सॉलिड है, क्या है, वो सब ऐड कर दो. क्यों? एक प्लस पॉइंट बताती हूँ कि केमिस्ट्री में ना कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पे केमिकल चेंज या कुछ भी हो रहा है तो आप लोग इक्वेशंस लिख के आओ, पेपर में इक्वेशंस लिख के आओ. क्योंकि ना इसका प्लस पॉइंट ये है कि टीचर कभी भी ऊपर अगर आपने इक्वेशन सही लिखी होगी और विथ दिस इन्फॉर्मेटिव्स कि गैसेस है, लिक्विड है, एक्वस है, सॉलिड है, प्रेसिपिटेट हुआ हो तो प्रेसिपिटेट लिखो, रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, एरो बनाओ. मतलब ये सब आप लोगों ने किया होगा ना, तो टीचर कभी भी ऊपर का जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया होगा इक्वेशन का कि ये हुआ, ये इसके साथ लेकर की हो, वो कभी नहीं पड़ेगी. आपकी इक्वेशंस बराबर होगी, प्लस पॉइंट है. लिखो, इक्वेशंस लिखो. ना लेट अस रिपीट द पॉइंट्स कि हुआ क्या. बॉक्सेस बना लिए, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 बॉक्सेस बना लिए. नंबर 2 है क्या उस इक्वेशन में, कौन कौन है, कौन कौन पार्टिसिपेट्स कौन है. अगर थर्ड जो बड़ा वाला है ना उसको पहले संभाल दो, जिसके पास बहुत सारे एटम्स है उसको पहले संभाल दो. फिर धीरे धीरे जिसके पास थोड़े थोड़े वो संभल जाएंगे, लेकिन इसको पहले संभालना पड़ेगा. एंड देन श्योर हो जाओगे. सो यू हैव टू बैलेंस फर्स्ट ऑक्सीजन ओनली. उसमें क्या है कि ऑक्सीजन इन द रिएक्शन, इन रिएक्टेंट साइड इट इज़ 1 ओनली एंड इन प्रोडक्ट साइड इट इज़ 4 इन Fe3O4. एंड टू बैलेंस इट आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आती है, प्लीज़. टू बैलेंस जस्ट मल्टीप्लाई 1 with 4. So here also in reactant side also it will be equal and in product side also वो equal हो जाएंगे. So multiply just the reactant side with 4. Now you go back. So here the equation becomes 4H2O and then Fe3O4 plus H2. After balancing hydrogen, here we will add 4. How? See, atoms of hydrogen initial in reactant side पहले कितने थे? 8. क्यों? क्योंकि 4 into 2 this we need to multiply this, 4 into 2 we need to multiply this, 4 into 2 this. Do not add this, इसको add नहीं करना है, इसको multiply करना है. 4 into 2 that is 8 atoms are there. And in product side it is only 2 in H2. And then to balance here in reactant side it is 8 and in product side it is 2. So how to balance? So just multiply by 4 in product side to get the 8 H2 in product side which is equal to in reactant side.
सो दोनों को इक्वल करना है कुछ भी करके, हाँ, लेकिन पहले जो हमने बॉक्सेस बनाए थे उसको कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैंने वो ऑक्सीजन वाला नेक्स्ट पेज पे दिखा है कि उसमें नोट भी है। बॉक्सेस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, उसके आगे या उसके बाहर आप कोई भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो टू गेट द बैलेंस इक्वेशन। सी हियर ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, देन ये नोट क्या कहते हैं कि वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 as 4H2O एंड नॉट H2SO4 और H2O होल 4 नॉट द, ओके। ये इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप ये है, हम लोग को बॉक्सेस बनवाने, तो दैट इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप कि बॉक्सेस बनाने के बाद उसमें अंदर कुछ भी हमें नहीं करना है, सिर्फ हम लोग बाहर ही चेंजेस कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते H2O4 O के बाद साइड में 4 और H2O होल 4, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिकली और कोफिशिएंट को ही चेंज कर। देन वी नीड टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड देन वी आर लेफ्ट विथ आयरन ओनली। सो आयरन में पहले कितने मॉलिक्यूल थे, 1 Fe इन रिएक्टेंट साइड एंड देन इन प्रोडक्ट साइड कितने थे, 3 इन Fe3O4। सो टू बैलेंस मल्टीप्लाई द रिएक्टेंट साइड विद द 3, सो they are balanced and the balance equation will look like 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Now we need to confirm it कि we have good job or bad job. So we will start with iron. So here 3Fe मतलब कि आयरन के 3 एटम्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे भी 3 है। H2O की हाइड्रोजन के कितने, 4 into 2 that is 8, here also 4 into 2 that is 8, and then oxygen के 4, this we need to multiply. So here we need to count for oxygen also, elements of oxygen are 4 and in the product side also they are 4. So now our equation is balanced. So थोड़ा बहुत informatives add करते हैं. So the final equation becomes this, and the number of atoms of element on both sides of equations are equal. Right now we only checked. And then iron is present in the solid form, then H2O that is mostly generally it is present in gas form, then FeSO4 is also in solid state, and H2O that is already gas, we all know that. Note that the symbol G is used with H2O to indicate that it is a reaction. Water is used in the form of steam. Here मैंने अभी वही बताया आप लोगों को. Now this small note, this equation is now balanced, ठीक है. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. ये मैंने अभी बताया था कि हिट एंड ट्रायल है, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट के साइड में 3 एटम्स हैं और रिएक्टेंट के साइड में 2 एटम्स हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके हिट एंड ट्रायल करते हैं कि इसको क्या करूँ, इसको क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करूँगी तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगी तो हो जाएगा. दैट्स हाउ वी balance the equation. So this is called as hit and trial method. So this is the way to balance a chemical reaction. Now coming to the some extra points, that sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow. By writing 340 atm above the arrow indicates that this reaction has taken place in the pressure about 340 atm. So it gives a little information and it is a very important. So kabhi this is good, this is such a good and a beautiful way, and जिसे ना हम देखो हम लोग भी पढ़ रहे हैं तो हमें भी पता चलता है कि अच्छा इससे सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन. इसको 340 atm इज़ अ यूनिट फॉर प्रेशर. ओके, सो 340 atm में हुई है ये इक्वेशन, एंड देन 6 CO2 plus 12 H2O. दिस इज़ अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. यू ऑल नो that occurs in the presence of sunlight and chlorophyll. This gives glucose C6H12O6 plus 6O2 and साथ में थोड़ा सा पानी, that is plus 6H2O in the liquid state. The water present in it is in a liquid state. That is more important. So the end for today. आज के लिए इतना ही. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कि रिएक्शंस जो है जो हमने पहले देखी थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड ऑल दैट. आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा. आई वॉज लिटल बिट नर्वस फॉर माई फर्स्ट लेक्चर, बट आई होप आई विल इम्प्रूव इन माई अपकमिंग लेक्चर्स. ओके, सो लिटल बिट to motivate you, don't wish for it, work for it.
आपको अगर आपकी कोई भी विश है कि मुझे ये करना है लाइफ में, एंड आई वांट टू बिकम दिस एंड आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम कोई भी अच्छा काम करना है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इतने परसेंटेज डाले। आप लोगों की मैं बात करूँ कुल 98, तो किसी को लगता होगा कि आई वांट टू गेट 98%, 99% in 10th class and make my parents proud. This is quite similar to me as well, कि मैंने भी ये सोचा था कि I will open a YouTube channel for you all guys to guide a little bit, जितना मुझसे हो पाएगा उतना आप सब के लिए. So मैंने वो विश की थी and I am working for it, and today the first lecture, I hope you all like it because I was literally nervous today. Okay, so yeah, next will be in the next lecture. So homework for you all, that balance this equation C2H5OH plus O2 and CO2 plus gives CO2 plus H2. Balance this equation and write the answers in the comment section so that I can check who are enjoying the lecture and who are really studying here. Okay, so you need to give this answer in my comment section. First you need to do boxes and then list the elements, कौन से participants हैं, and then सबसे भारी वाला उसको पहले संभाल दो, फिर छोटे छोटे वालों को संभालो, फिर खुद को कंफर्म करो कि हम चेक है तो दोनों साइड काउंट कर लो आइटम्स को, and then balance this equation and give it in my comment section below. And also this is my Instagram handle. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी इनपुट देना हो आप लोगों को, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिप्लाई. कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी बात हो जो आपको शेयर करनी है, बतानी है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है साइंस से रिलेटेड, आई विल लेट यू हेल्प. आई विल डू हेल्प जितना मुझसे हो पाएगा, एंड आई विल ऑल्सो रिप्लाई टू ऑल योर मैसेजेस. ओके, सो दिस इज माई इंस्टाग्राम. डू चेक इट आउट एंड फॉलो भी कर लेना यार. वहाँ पे भी थोड़े अपडेट्स देती रहूँगी मैं कि कभी आएगी नेक्स्ट वीडियो, एंड वहाँ पे मैं कभी कभी ऐसे ट्रिक्स के पिक्चर्स भी पोस्ट करूँगी. सो डू फॉलो देयर. ओके, so let's meet in the second lecture. So I hope you like it. Thank you for listening me and thank you for your patience कि आप लोग इतनी देर बैठे मेरे साथ एंड आप लोगों ने लर्न किया. और आपके जो भी थोड़े इनपुट्स, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो आपके थोड़े जो भी इनपुट्स हो वो मुझे आप लोग बता सकते हो, बट इन अ गुड वे. ओके, सो ओके, बाय एवरीवन.